हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज है। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 1। इसके मैंने पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अनुनाद, प्रेरणिक प्रभाव, अति संयुग्मन और कार्बोकेटायन कार्बोएनायन मुक्त मूलक, जितने भी टॉपिक थे यूनिट 1 में मैंने कवर कर लिया है। तो प्ले लिस्ट आपको के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम इस यूनिट के अंतिम टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है कार्बीन्स क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी और इनके प्रकार को भी हम समझाने वाले हैं। कार्बीन्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एकल कार्बीन्स, त्रियक कार्बीन्स, है ना, ये जो प्रकार होते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और हम आपको बताने वाले हैं बेंजाइन क्या होता है, नाइट्रीन्स क्या होता है, सभी के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कार्बीन्स क्या है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कार्बीन्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ कार्बीन्स को पॉइंट के रूप में डिवाइड कर दिया हूँ, आप समझने में आसानी होगी इसलिए। ये अनावेशित, उदासीन तथा अस्थायी होते हैं। अर्थात जो कार्बीन्स होते हैं वे अनावेशित होते हैं, अर्थात उनमें कोई आवेश नहीं पाया जाता। उदासीन होते हैं, है ना। उदासीन मतलब किसी तत्व में या कोई भी यौगिक में आवेश नहीं पाएगा तो वह उदासीन ही होगा। और साथ ही साथ क्या होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ये अनावेशित, उदासीन तथा अस्थायी होते हैं। और लिखा गया है ये द्विसंयोजी कार्बन के मध्यवर्ती होते हैं, अर्थात दो संयोजी वाले कार्बन के ये मध्यवर्ती कहलाते हैं, ठीक है। जो कार्बीन्स होते हैं ना, वे दो संयोजी कार्बन के मध्यवर्ती होते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, समझ गए। ये अनावेशित, उदासीन तथा अस्थायी होते हैं तथा ये द्विसंयोजी कार्बन के मध्यवर्ती होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और पढ़िए, चलिए दूसरा पॉइंट है, यह एक प्रकार के द्विसंयोजक मुख्य मूलक होते हैं, ठीक है। ये हैं एक प्रकार के द्विसंयोजक मुख्य मूलक होते हैं। द्विसंयोजक मैंने यहाँ भी लिखा है, देखिए द्विसंयोजी। ये जो कार्बीन्स होते हैं ये हमेशा दो संयोजक के रूप में होते हैं, इसलिए हम इन्हें द्विसंयोजी या द्विसंयोजक कहा जाता है। तो क्या लिखा है, यह एक प्रकार के द्विसंयोजक मुख्य मूलक होते हैं, ठीक है। मुख्य मूलक, इनमें कार्बन परमाणु पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या लिखा है, देखिए कार्बन परमाणु दो अयुग्मित, अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड, किसी के साथ हुआ नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। समझ गए। उदाहरण देख लीजिए, CH2 है, उसके साथ दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। CCl2 है, उसके साथ भी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हो गया कार्बीन्स के बारे में। इतना लिखना है, अगर कार्बीन्स पूछा तो कम इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको डेफिनेशन में, आपको सिर्फ इतना लिखना है बस। उसके बाद है कार्बीन्स दो प्रकार के होते हैं, पहला एकल कार्बिन, दूसरा त्रियक कार्बीन्स, इंग्लिश में सिंगलेट कार्बिन, और सेकंड वाले को ट्रिपलेट कार्बीन्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्बीन्स के प्रकार। अब चलिए एकल कार्बिन क्या है इसे बताते हैं। पहले मैंने आपको कार्बीन्स के दो पॉइंट बताए, ये है तीसरा पॉइंट, ठीक है। आपको 2 पॉइंट नहीं लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एक्चुअली तीसरा पॉइंट है एकल कार्बीन्स और त्रियक कार्बीन्स के डेफिनेशन। इन्हें साथ में दे दिया गया है क्योंकि इन्हें साथ में लिखना भी एक बार ज़रूरी है। इसके बाद हम फिर से एक बार बताएंगे एकल कार्बिन और त्रियक कार्बिन क्या है, लेकिन आपको कार्बीन्स पूछा है तो 3 पॉइंट में लिखना है, 2 पॉइंट पिछले पन्ने में बता चुका है और तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ।
कार्बीन्स का परमाणु पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहा मैंने? कार्बीन्स जो कार्बन परमाणु होता है उस पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के होते हैं। ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, तथा जो शेष 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ना, शेष 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में संकरित कक्षक में होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में रहते हैं, अर्थात लोन पेयर में रहते हैं। और किस रूप में रहते हैं? संकरित कक्षक में रहते हैं। और जो संकरित कक्षक हैं उन्हें हम एकल कार्बीन्स कहते हैं। ठीक है, जो संकरित रूप में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एकल कार्बीन्स। कभी कभी एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग अलग असंकरित कक्षक में भी होते हैं। और कभी कभी जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, वे एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग अलग कक्षक में भी हो जाते हैं। लिखा है देखिए, अभी कभी एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग अलग असंकरित कक्षक में होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक कार्बीन्स कहते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कार्बीन्स पूछे तो ये पॉइंट और पिछले 2 पॉइंट जो मैंने बताया उसे आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया एकल कार्बीन क्या होता है, तिर्यक कार्बीन्स क्या होता है। एक बार हम फिर से अब बताएंगे एकल कार्बीन्स और तिर्यक कार्बीन्स को थोड़ा डिटेल में। चलिए अब एकल कार्बीन्स को हम थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं और क्या क्या गुण होते हैं एकल कार्बीन में। तो पहला तो है, एकल कार्बीन से आपको पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा, इसका जो कार्बन होता है उसमें sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जो एकल कार्बन का कार्बन होता है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म से आप क्या समझते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बंध के रूप में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, यह 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा 2 समूहों में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो हैं एकल कार्बीन जो होते हैं 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा 2 समूहों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, एक sp2 जो संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। क्या कहा गया है? देखिए, एक sp2 कक्षक है ना, उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो एक sp2 संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, तथा जो शेष बचा एक p ऑर्बिटल रिक्त रहता है। क्या समझे आप? अर्थात कहना चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? sp2 संकरित कक्षक में चला गया, तथा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहता है, जो शेष बचा इलेक्ट्रॉन रहता है, वह p ऑर्बिटल्स में p ऑर्बिटल्स रिक्त रहता है। अर्थात जो p ऑर्बिटल बचा रहता है ना, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एकल कार्बीन के बारे में कुछ पॉइंट्स, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें कुछ बताने लायक कुछ खास है नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं हम आपको तिर्यक कार्बीन्स क्या होते हैं। तो चलिए अब बताते हैं तिर्यक कार्बीन्स क्या होता है ना। हमने एकल कार्बीन में देखा एकल कार्बीन में हमने 3 पॉइंट में कवर कर लिया, क्योंकि एकल कार्बीन सिंपल था। तिर्यक कार्बीन भी सिंपल ही है, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो सिंपल है, इसका जो कार्बन है sp संकरित अवस्था में रहता है। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट, ये 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, आपने देखा होगा सभी में 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकल कार्बीन में भी था, है ना। उसी प्रकार से
इसमें भी जो दो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, वे sp संकरित कक्षक में होते हैं। इसमें कोई अन्य p कक्षकों में नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, डायरेक्ट sp संकरित जो कक्षक होते हैं उसी में ही दो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म चले जाते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इन्हीं कक्षकों द्वारा दो एल्किल समूह या अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। अर्थात जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, वह दो एल्किल समूह या अन्य परमाणु से जुड़ जाता है। किसके द्वारा? इन्हीं कक्षकों के द्वारा। ठीक है, समझ गए होंगे। इन्हीं कक्षकों के द्वारा दो एल्किल समूह या अन्य परमाणु से यह जुड़ जाता है। ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है, इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। जो तिर्यक कार्बिन्स है उनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। सिंपल पॉइंट है तो। पांचवा और अंतिम पॉइंट, इन इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है, अर्थात जो तिर्यक कार्बिन्स है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है समांतर दिशा में होता है। समांतर मतलब पैरेलल, समांतर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया तिर्यक कार्बिन्स क्या होता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमने बता दिया है कार्बिन्स क्या होते हैं, एकल कार्बिन्स क्या होते हैं और तिर्यक कार्बिन्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं ये कार्बिन्स मतलब एकल कार्बिन्स और तिर्यक कार्बिन्स में क्या समानताएं हैं। ठीक है, अतः दोनों प्रकार के कार्बिन्स के कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, कार्बिन्स। हमने शुरुआत में डेफिनेशन में ही पढ़ा, जो कार्बिन्स है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी वह कार्बिन्स कहलाता है। ठीक है, अतः दो प्रकार के कार्बिन्स के कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनको अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन है तो और 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी उनका अष्टक पूर्ण होगा, है ना। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं के समान व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तभी तो इनके अष्टक पूर्ण होंगे, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं के समान व्यवहार करते हैं। तो ये तो हो गया कार्बिन्स के गुण और इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो चलिए इनके थोड़ा सा चित्र देख लीजिए आप। एकल कार्बिन्स के ये चित्र है और ये है आपका तिर्यक कार्बिन। देखिए ये एकल कार्बिन्स में आपका वी शेप के समान इसकी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तिर्यक कार्बिन है उसमें समांतर रूप में हो रहा है। तो ये है एकल कार्बिन्स और तिर्यक कार्बिन्स के चित्र, आप इसे भी नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा हमारा कार्बिन्स। यदि कार्बिन्स पूछा तो आप मैंने जितना बताया उतना लिख देंगे, आपके लिए बहुत है, और उससे कम भी लिखेंगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको बेंजाइन्स क्या होते हैं। बेंजाइन्स को एराइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए सिंपल सा टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, उन्हें लिख लेते हैं। बेंजाइन्स भी जो है कार्बिन के समान ही अनावेशित द्विसंयोजक होते हैं। ठीक है, पहले 1 मिनट इसे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बेंजाइन्स भी ना एक प्रकार के कार्बिन ही होते हैं, बस नाम ही उनका बेंजाइन है। क्यों? क्योंकि ये जो है एरोमेटिक्स पर ज़्यादा काम करता है। ठीक है, बेंजाइन्स भी कार्बिन के समान अनावेशित द्विसंयोजक होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, कार्बिन के समान ही होते हैं। ठीक है, इसमें बेंजीन के 2 आर्थो कार्बन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या लिखा है देखिए, इनमें बेंजीन के 2 आर्थो कार्बन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और क्या लिखा है, प्रत्येक कार्बन पर 1, मतलब प्रत्येक कार्बन पर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है, समझ गए दूसरा पॉइंट।
और तीसरा पॉइंट लिखा गया है, यह उच्च क्रियाशील अभिक्रिया माध्य है। अर्थात जो बेंजाइन क्रिया है वह एक उच्च क्रियाशील अभिक्रिया माध्य है, जो कि बेंजीन के 2 हाइड्रोजन परमाणु के निकलने के फलस्वरूप, क्या लिखा है, बेंजीन से 2 हाइड्रोजन के निकलने के फलस्वरूप प्राप्त त्रिबंध युग्म होता है। त्रिबंध युग्म मतलब इस प्रकार जो 3 बंध, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड, मतलब बेंजीन से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएंगे ना, तब यह त्रिबंध युग्म होता है। अर्थात जो बेंजाइन है उसमें 3 बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेंजाइन का एक चित्र, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बेंजाइन क्या होता है, और इसे एराइन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका बेंजाइन। चलिए अब हम अंतिम नाइट्रीन्स क्या होता है बताते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न, नाइट्रीन्स क्या होते हैं इन्हें भी बता देते हैं। देखिए, आपने कार्बिन्स पढ़ा, और यदि आप कार्बिन्स को बेहतरीन तरीके से जान गए हैं तो आपके लिए जो नाइट्रीन्स हो गए, बेंजाइन्स हो गए, उतना कठिन नहीं लगेगा। आपको बस कार्बिन्स पे ध्यान देना है, ठीक है। कार्बिन्स की तरह चलिए पढ़ते हैं इसे भी। ये कार्बिन्स के समान ही होते हैं। नाइट्रीन्स जो है वह कार्बिन के समान ही होते हैं। इनमें जो है नाइट्रोजन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, और कार्बिन में क्या होता था, कार्बन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते थे। अतः जो है नाइट्रोजन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे नाइट्रीन कहा जाता है, ठीक है। ये भी उदासीन, आवेशित, द्विसंयोजकीय तथा अस्थायी होते हैं, जिस प्रकार से कार्बिन्स होते हैं। ये तो हो गया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए बढ़ते हैं उसके उदाहरण की ओर। उदाहरण में देखें तो यह है एल्किल नाइट्रीन। आर मतलब कोई एल्किल समूह, एन मतलब नाइट्रीन, और देखिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है साथ में, ये 2 है ना, एक और एक, ये 2। और दूसरा उदाहरण है एसिल नाइट्रीन, RCON है, ये हो गया एसिल नाइट्रीन, ठीक है। ये हो गया नाइट्रीन्स और उसके एग्जाम्पल्स। अब देखिए लास्ट में लिखा गया है, नाइट्रीन्स अत्यंत क्रियाशील होते हैं तथा नाइट्रीन्स का रासायनिक व्यवहार भी कार्बिन्स के समान होता है। कहा जा रहा है कि नाइट्रीन्स जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और जो नाइट्रीन्स का जो रासायनिक व्यवहार होता है वह किसके समान होता है, कार्बिन्स के समान होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके नाइट्रीन्स के बारे में डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। तो होप करता हूँ आपको नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स और कार्बिन्स के बारे में समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका पुनः एक बार समझाने का प्रयास करूँगा नए तरीके से, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।